बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th है हमारी, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो फाइनली इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चुनाव तथा प्रतिनिधित्व, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल सकते हैं वो सभी के सभी हम एक ही वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। बस आपको करना क्या है, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। अब एक दो चीजें और आप कर सकते हो कि यहाँ पे आई बटन में कुछ लिंक्स आते हैं, उन्हें जरूर चेक करना। और प्लेलिस्ट में जाके 11th के कुछ मैंने प्लेलिस्ट के इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए, उन्हें जरूर चेक कर लेना, जिसमें सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन सभी दिए हुए हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को समझेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे जो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो एक शब्द तो आप सभी को पता होगा, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, अर्थात जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड यूज हो गया है प्रत्यक्ष, अर्थात सीधे तौर पर, यानी कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक या जो जनता है वो सरकार चलाने के लिए, आम फैसले लेने के लिए जो भी निर्णय है, जो भी कार्य होगा उसमें सीधे तौर पे भाग लेती है, बेसिकली हाथ उठा के। ये पहले होता था प्राचीन यूनानी नगर हो गए या फिर स्थानीय शासन हो गए इसमें। ठीक है, पहले क्या होता था, मान लेते हैं स्थानीय शासन की बात करते हैं तो गांव में मान लेते हैं कि अराउंड जो है वो 11 सदस्य रहते हैं। तो इन 11 सदस्य में से 5 प्लस जिसकी ओर चले गए वो काम हो जाएगा। जैसे कि 6 सदस्य कहते हैं कि गांव में जो है वो एक नदी का निर्माण करवाना चाहिए, 5 कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो बहुमत किधर है, इधर है, तो ये काम हो जाएगा। इसी तरीके से होता था कि जो भी फैसले लेने हैं उसमें सभी लोग सीधे तौर पे भाग लेते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें क्या होती है, जनता की भागीदारी जरूर होती है लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे नहीं होती है, वो सीधे सरकार को नहीं चलाती है। इसमें जनता जो है वो अपने किसी प्रतिनिधि को चुनती है और उस प्रतिनिधि को सरकार में भेजती है और वो कहती है कि ये हमारी तरफ से, कई लाख लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से ये प्रतिनिधि हमारे लिए निर्णय लेगा। जैसे कि भारत में जो प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है और जो मंत्री है, ये सभी किसके उदाहरण है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला पॉइंट है यहाँ पे चुनाव। चुनाव क्या होते हैं भाई, तो चुनाव जो है वो लोकतंत्र व्यवस्था में एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा जनता अपने ऊपर शासन करने वाले, कौन उन पे शासन करेगा, उनके विकास के लिए, उनके देश के लिए जो प्रमुख है उसके लिए प्रतिनिधि चुनती है, उसे कहते हैं चुनाव। चुनाव क्या, बेसिकली एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है। कैसा प्रतिनिधि होता है ये, देश के विकास के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करता है। ठीक है, आगे अब प्रतिनिधि कौन होता है, ये जो अभी तो हमने देख लिया चुनाव के दौरान नागरिक क्या करते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि कौन होता है भाई, तो सिंपल सी बात है, जनता जिस व्यक्ति को चुन के सरकार में भेजती है, यानी संसद या विधानसभा में भेजती है, वही उनका प्रतिनिधि कहलाता है। देखो प्रतिनिधि इसका मतलब क्या है, बेसिकली प्रति यानी कि किसी के प्रति होगा, अर्थात किसी के संबंध में होगा, किसी के प्रति उसकी जवाबदेही होगी। तो ये जो प्रतिनिधि है, अर्थात ये क्या है, जनता का एक व्यक्ति है जो उनकी तरफ से, उनका प्रतिनिधित्व, उनका यहाँ पे नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, जैसे कि संसद हो गई या फिर जो विधानसभा हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टर्म है जो कि आपके एग्जाम में छोटे छोटे मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अभी 2-3 पॉइंट और आएंगे। एक है यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई कि आप चाहे किसी भी जाति, धर्म, चाहे स्त्री या पुरुष कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र के हो, बस यदि आपकी एज 18 वर्ष की है तो मान लीजिए आपको जो है मत यानी कि वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, ये होता है सार्वभौमिक अधिकार, यानी कि चुनाव में जिस व्यक्ति को हम चुनते हैं उसे मत के द्वारा ही चुनते हैं, वही होता है। फिर है यहाँ पे आरक्षित चुनाव क्षेत्र, छठा पॉइंट। ये क्या होता है भाई, देखो आरक्षित चुनाव क्षेत्र का मतलब ये होता है, उम्मीद देखो किसी एक क्षेत्र में मान लेते हैं कि समुदाय जो है ये किसी एक पर्टिकुलर ए व्यक्ति के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर महिला सीट जो है वो यहाँ पे, एक सेकेंड, महिला सीट, ठीक है, महिला सीट इस क्षेत्र में आरक्षित है। तो ये जो आरक्षित चुनाव क्षेत्र है इसका मतलब है कि पर्टिकुलर उसी समुदाय के लिए ये सीट आरक्षित है, लेकिन जो वोट होगा वो सभी समुदाय के डालेंगे। ठीक है, अब इसी के विपरीत होता है एक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल। इसका मतलब होता है कि देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के तौर पे एक क्षेत्र ये है जिसमें ए के लिए ये सीट आरक्षित है और एक क्षेत्र ये है जिसमें ए के लिए सीट आरक्षित है। तो आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या होगा,
सीट से चुनाव तो केवल इसी समुदाय का बंदा लड़ेगा, लेकिन वोट सभी डालेंगे। लेकिन जो पृथक निर्वाचक मंडल होता है उसमें क्या होता है, इसमें सीट भी उसी समुदाय की होगी और उसी समुदाय के व्यक्ति वोट डालेंगे। जैसे ए व्यक्ति ए समुदाय के लिए सीट आरक्षित है, तो केवल ए समुदाय के लोग ही इसमें सीट जो वोट है वो डालेंगे। ठीक है, तो सिंपल सिंपल छोटे छोटे से पॉइंट है। अब एक है ये फास्ट पोस्ट द पोस्ट, ये प्रणाली क्या है? बेसिकली सिंपल सी बात है, भारत में जो चुनाव प्रणाली है वो है जिसमें क्या होता है कि जिसके पास अधिक वोट होते हैं वो जीत जाता है, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 8 बिंदु, जो कि एक एक मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। याद रखना इस चीज को, इसीलिए मैंने इसे पहले आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो उससे पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है हमारा यहाँ पे भारत की चुनावी प्रणाली, जो कि क्या है, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। ये भारत की चुनावी प्रणाली है। तो अब हमें यहाँ पे इससे संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला, भारत में जो अपनाई गई चुनावी प्रणाली है, यानी कि सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली, आपको इसका वर्णन करना है, ये क्या है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये जो प्रणाली है इसे भारत में आखिर किन कारणों की वजह से स्वीकार किया गया। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इस प्रणाली के संबंध में कौन कौन से सुधार जो है उनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इन तीनों का क्वेश्चन आंसर हम धीरे धीरे करके समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे चुनावी प्रणाली है क्या, फिर क्यों स्वीकारी गई और सुधार। तो सबसे पहले समझते हैं ये होती क्या है। तो इसमें क्या होती है, इसमें चुनाव जो है सबसे अधिक वोट पाने वाला विजेता होता है। मान लेते हैं कि किसी एरिया में तकरीबन 10,000 वोटों पर चुनाव हुए हैं। ठीक है, अब इन 10,000 वोटों में से 10 नहीं, हम मान लेते हैं मान लो कि 101 वोटों पर चुनाव हुए, छोटी संख्या ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 101 वोटों पर चुनाव हुए हैं, तो इन वोटों में से 51 वोट जिसे मिलेंगे और एक 50 है, तो 51 वोट जिसे मिलेंगे वो बन जाएगा विजेता। अब इसमें देखो वही जीतता है जिसके पास वोट अधिक हो, फिर चाहे अंतर केवल 1 वोट का ही क्यों ना हो। अगर किसी के पास 1,00,000 वोट हैं और दूसरे व्यक्ति के पास 1,00,001 वोट है, तो वो जिसके पास 1,00,001 वोट है ना, वो जीतेगा। ऐसी हमारी भारत की चुनावी प्रणाली है। दूसरा, इस प्रणाली में क्या होता है कि देश जो है उसे छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं। जैसे कि टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनको भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में बांट दिया जाता है। फिर इनको हाँ इस तरीके से बांट देते हैं, फिर इनमें चुनाव होते हैं। तो यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों पे से बांट दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हर एक निर्वाचन क्षेत्र से टोटल जो है एक प्रतिनिधि यहाँ से चुना जाता है। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, यानी कि जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होता है उसे वोट देता है, जिसे व्यक्तिगत तौर पे जानते होते हैं, क्योंकि वो से डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, उनके आसपास के रहने वाले गांव से ही होते हैं, सिंपल सा। ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, भारत हो गया, इस तरीके से एक निर्वाचन क्षेत्र से सामाजिक वर्गों के एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करते हैं। यानी कि देखो इसकी एक और विशेषता अहम क्या है, इसको पता है? अभी 2 पॉइंट जो आपको बताऊंगा ना, ये आप इसमें भी डाल सकते हो कि ये क्यों स्वीकार की गई थी। ठीक है ना, इसमें भी आप लिख सकते हो और इसको इसमें भी लिख देंगे कि एक निर्वाचन क्षेत्र में, मान लेते हैं इस पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी सामाजिक वर्ग रहते हैं, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य जाति, आदिवासी और जो ऊंची जाति के लोग हैं, मध्यम जाति के लोग हैं, सभी जाति के लोग आपस में एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस व्यक्ति को हम चुनकर संसद में भेजेंगे, ठीक है, विधानसभा में भेजेंगे, वही हमारे आने वाले भविष्य का निर्णय करेगा, हमारे आने वाले भविष्य के जो देश का भविष्य है उसका निर्णय करेगा। ठीक है, तो इस संबंध में सभी सामाजिक वर्ग एकजुट हो जाते हैं, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। साथ ही साथ एक स्थायी सरकार बनाने का यहाँ पे मार्ग प्रशस्त करते हैं। स्थायी सरकार यानी कि जो 5 साल की एक सरकार होती है, उसको बनाने के लिए यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, एक अच्छा रास्ता प्रस्तुत करता है, और जो कि एक प्रभावी ढंग से कार्यरत होती है, क्योंकि ये जो प्रणाली है इसके तहत 5 साल के लिए किसी भी जो शासन व्यवस्था है उसको चलाया जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक वोट से जीत की प्रणाली का क्या विशेषता है, जिसको अधिक वोट मिलते हैं वो विजेता बन जाता है, बेशक से वोट का अंतर 1 हो। हर पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और इस हर एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा। मतदाता जिस व्यक्ति को वोट देते हैं, मतलब उसको व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं, और ये सभी सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर
एकता की भावना को बढ़ावा देने की भी बात करती है, साथ ही साथ एक स्थायी सरकार को यहाँ पे प्रस्तुत करने की भी बात करती है। ठीक है, तो ये है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली की विशेषता। अब समझिए आखिर ये भारत में क्यों स्वीकारी गई। तो सबसे पहला तो देखो, ये प्रणाली जो है वो काफी सरल है उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है, जो राजनीति चुनाव दांवपेच होते हैं उनका ज्ञान नहीं है, वो अपने संबंध में बस जो है आसानी से समझ लेते हैं कि हाँ ये चुनाव की प्रणाली ऐसी है और मुझे किसको वोट देना है, आसानी से वो समझ लेते हैं और इसीलिए ये प्रणाली काफी सरल है। दूसरा, चुनाव के समय जितने भी मतदाता होते हैं उनके सामने एक स्पष्ट विकल्प होता है। ठीक है, एक चुनाव पत्र होता है, इस चुनाव पत्र में इनके सामने विकल्प होते हैं 5 से 7 जो भी हैं, उसके सामने उस पार्टी जो चुनाव चिन्ह है और उम्मीदवार, दो चीजें नहीं होती हैं, एक तो चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार का नाम लिखा होता है। तो उस पर जिसको मर्जी है उस पर अंगूठा लगाया या फिर बटन दबाया, बस स्पष्ट विकल्प है, चुन लिया उसे, सिंपल सा है। फिर है इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है, क्योंकि जो प्रतिनिधि है वो जनता के द्वारा चुना गया है, तो यदि उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो जनता को अच्छा नहीं लगा तो उसे इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, मतदाता एवं प्रतिनिधि प्रत्यक्ष संपर्क होते हैं, यानी कि अभी हमने देखा था कि जो लोग हैं वो जिस व्यक्ति को वोट देते हैं वो क्या होते हैं, वो उसे जानते होते हैं, उनके आसपास में रह रहे होते हैं। ठीक है, तो उनके आपस आपस में एक प्रत्यक्ष संपर्क भी होता है। ये प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। देखो वर्ड क्या है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सिद्धांत, अर्थात इस पूरे ही क्षेत्र को, पूरे भारत को जब 545 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है, क्षेत्रों में, तब ये क्या करती है, एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सिद्धांत को यहाँ पे बढ़ावा देती है। ठीक है, इसमें खर्च काफी कम आता है, हालांकि आलोचक कहते काफी ज्यादा आता है, लेकिन हमें इसकी क्या बतानी विशेषता और क्यों जो है स्वीकारी गई ये बताना, तो इसीलिए स्वीकारी गई है। ठीक है, इस प्रणाली में राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है, लोगों के बीच में भावना को बढ़ावा मिलता है, और वही फिर दो चीजें, सामाजिक वर्ग एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करते हैं और ये एक स्थायी सरकार बनाने के लिए सही मार्ग प्रस्तुत करते हैं। तो जो इसके कारण है कि ये क्यों स्वीकारी गई, ये आप इसके विशेषताओं में भी लिख सकते हो, कुछ एक दो पॉइंट। ठीक है, बस मैटर ये है कि आपको नॉलेज क्या है, बाकी उसे पुट किस तरीके से करना है फिर तो आपको आ ही जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रणाली क्यों स्वीकारी गई ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन ये है कि चलो इसकी विशेषताएं भी हमने देख ली हैं, ये विशेषताएं हैं, देखो ये भी विशेषताएं हैं इसकी और ये भी इसकी विशेषताएं, बस इसमें क्या है, कारण मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है कि इतनी विशेषताओं होने के बावजूद भी इसमें हमें अभी भी कुछ सुधारों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि चुनावी प्रणाली है जो भारत की, उसमें अभी बहुत से सुधार करने बाकी हैं। तो वो कौन कौन से सुधार हैं भाई जिसके हमें यहाँ पे सुधार करने चाहिए। तो सबसे पहला सुधार है संसदीय एवं विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं का आरक्षण। देखो बेसिकली यदि हमें समाज में एक अच्छी खासी सरकार और उचित प्रतिनिधित्व देना है तो हमें महिलाओं को भी जितने भी बड़े बड़े सरकारी पद होते हैं उन पर इन्हें आरक्षण देना होगा, इन्हें बैठाना होगा। ठीक है, इसीलिए इन्हें आरक्षण दिया जाए। चुनाव में जो धन का प्रयोग है उस पर नियंत्रण रखा जाए और इसके लिए कठोर कानून बनाए जाए। इवन ये भी बताया जाए कि आपने एक एक पैसा कहाँ पे खर्च किया है, इसका आप जो है जो चुनाव आयोग होता है, ठीक है, आगे हम समझेंगे चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग को आप रिपोर्ट दें, ऐसा एक कानून बनाया जाना चाहिए, यानी कि धन का नियंत्रण कम किया जाए। बेसिकली देखो कई बार क्या होता है कि वोट जो है वो खरीदे बेचे भी जाते हैं, क्योंकि कई बार जो एक तरीके से प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, जनता के बीच में आते हैं, लुभावने वादे करते हैं, कहते हैं हम आपको पैसे देंगे, पैसे देते भी हैं, अप्रत्यक्ष रूप से पैसे पहुंचाते हैं और कहते हैं आप हमें वोट देना। और देखो नागरिकों को क्या पता है कि वो जो 100 रुपए या 1000 रुपए में ये जो वोट उनको दे रहे हैं वही आगे चल के इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतेंगे। ठीक है, क्योंकि जो चुनाव जीतेगा वो तो इससे घोटाला करेगा, करोड़ों कमा लेगा, उसके लिए 2-4 लाख रुपए खर्च करना कौन सी बड़ी बात है ना। फौजदारी मुकदमे वाले, अर्थात जिस भी व्यक्ति पर कोई भी कानूनी कार्यवाही चल रही हो, फौजदारी मुकदमा चल रहा हो, उसको चुनाव टिकट अगर आपने दे दिया है और बाद में चल रहा है तो आपको उसकी चुनाव टिकट हटा देनी चाहिए, उम्मीदवारी खत्म कर देनी चाहिए। चुनाव प्रचार में किसी भी राजनीतिक नेता को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप जाति या फिर धर्म के नाम पर वोट मांगो कि हम मुस्लिम धर्म से आप हमें वोट दो, हम हिंदू धर्म से आप हमें वोट दो, हम सिख धर्म से आप हमें वोट दो, हम इस जाति के आप हमें वोट दो, हम उस जाति के आप हमें वोट दो। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं करना चाहिए, यानी कि जाति एवं धर्म के नाम पर वोट मांगने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। चुनाव के दौरान बेसिकली क्या होता है
कि कई बार जो चुनाव क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो पोलिंग बूथ होता है, ठीक है ना, इस पर कई बार क्या होते हैं कि जो छोटे मोटे गांव होते हैं, वहां पे जो बड़े दबंगड़ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे जाके लोगों से कहते हैं आक्रमण करो और जितने भी चुनाव पेटियां वगैरह होती है उनको छीन लाओ, उनमें हम बदल देंगे सबको, चुनाव वगैरह जो भी है, ठीक है, वोट वगैरह है। तो ये जो हिंसा होती है इसको कम करना होगा। साथ ही साथ राजनीतिक दलों में पारदर्शिता, लोकतंत्र एवं इसके लिए कठोर कानून। देखो इसका मतलब क्या, बेसिकली जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, उनके हर एक पहलू को जनता के सामने रखना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से उनका गठन किया गया या नहीं किया गया है, ये चुनाव कैसे लड़ रही हैं, हर एक पहलू को जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और कुछ भी यदि इसमें कमी होती है तो चुनाव आयोग को यानी सरकार को इसके खिलाफ कठोर कानून बनाने चाहिए। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो हमने सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली अपनाई हुई है, हमें इसको हटाना चाहिए, बल्कि समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि सभी राजनीतिक दलों को उनके अनुपात में सीटें मिलेंगी। अभी ये जो क्या प्रणाली है, इसे आगे अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो चुनावी प्रणाली की क्या विशेषता है, आई होप आप ये यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ गए। तो यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन थे हमारे, सर्वाधिक मत से वोट की जीत की प्रणाली, बेसिकली देखो ये प्रणाली क्या थी, इसकी विशेषताएं क्या है, ये दोनों क्वेश्चन एक तरह से हम कह सकते हैं एक ही हैं, लेकिन जब क्यों स्वीकारी गई तब आप केवल इसके क्यों वाले आंसर लिखोगे, लेकिन जब आपको इसका वर्णन करना होगा, इसकी विशेषताएं लिखनी होगी, तो आपको ये भी लिखना है और क्यों स्वीकारी दी गई ये भी लिख दोगे, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं ये आपने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, और उसके बाद क्यों स्वीकारी गई ये भी लिख दोगे और क्या विशेषता है ये भी लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अगला, एक सेकेंड, ये क्यों नहीं हट रहा भाई, एक सेकेंड, इसको हटाना पड़ेगा। ये जो प्रणाली थी इसमें कौन कौन से सुधारों की हमें अभी भी आवश्यकता है, तो ये कुछ सुधार थे जो कि मैंने आपको समझा दिए। तो इजीली यहाँ पे 16 मिनट हो चुके हैं जिसमें हमने अपने बहुत से टॉपिक्स क्लियर कर लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है और इसके हमें प्रकार लिखने हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली इस प्रणाली में क्या होता है कि जो भी पार्टी होती है वो चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिक सूची जारी कर देती है, अर्थात ये पार्टी क्या करती है, चुनाव से पहले एक सूची जारी कर देती है, ठीक है। इस सूची में जो प्रत्याशी होते हैं उनके नाम लिखे होते हैं और उनके सीटों का कोटा फिर उन्हें उसी के हिसाब से दे दिया जाता है। इस प्रणाली में किसी एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचक क्षेत्र, अर्थात मान लेते हैं भारत में ये जो 28 राज्य हैं, मान लेते हैं भारत में टोटल 8 राज्य हैं, ये जो बड़े बड़े भौगोलिक क्षेत्र हैं इन्हीं को निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। कई बार तो पूरा का पूरा देश ही एक निर्वाचन क्षेत्र हो जाता है और इसी निर्वाचन क्षेत्र से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई यहाँ से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और इसमें मतदाता जो वो किसी प्रत्याशी को नहीं, यानी कि किसी व्यक्ति को वोट नहीं देता है, इसमें वो जो पार्टियां होती हैं ABCD उनको वोट देता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं। हर पार्टी को प्राप्त जो मत होते हैं उसी के आधार पर, उसी के अनुपात में उसी विधायिका में सीटें दे दी जाती हैं। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत यहाँ पे हासिल होता है, जैसे कि इजराइल हो गया, नीदरलैंड हो गया। तो ये क्या है, ये एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। छोटा सा यहाँ पे पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। क्या है ये, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र मान लेते हैं, कभी कभी पूरा देश ही हो जाता है, कई प्रतिनिधि चुन सकते हैं, मतदाता पार्टी को वोट देता है और हर पार्टी को जो मत होता है वो उसी अनुपात के मत के आधार पर विधायिका में सीटें मिल जाती हैं। विजयी उम्मीदवार को वोट अधिक मिलते हैं, इजराइल और नीदरलैंड इसके उदाहरण। अब देखो इसके प्रकार को समझते हैं। तो इसके प्रकार बेसिकली 2 तरह के होते हैं। पहला तो वो है जो इजराइल और नीदरलैंड में है। इसमें क्या होता है, जो अभी मैंने आपको समझाई दिया है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लेते हैं और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपातों से यहाँ पे सीटें दे दी जाती हैं। मतलब कि पूरा का पूरा इजराइल जो है वो उसे एक चुनाव क्षेत्र मान लिया जाता है और उसको जो जिस पार्टी को अधिक सीटें मिलती हैं या पार्टी को जैसे जैसे सीटें मिलती हैं उसी आधार पर उसके उम्मीदवारों को विधायिका में सीट दे दी जाती है। अब द्वितीय जो है वो अर्जेंटीना व पुर्तगाल के संबंध में है। ये इस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरा देश एक बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, यानी कि जहाँ पे बहुत से सदस्यों को एक ही बार में चुना जा सकता है। इस तरीके से भारत ने इस समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को नहीं अपनाया। आप ये कहोगे तो गलत हो, क्योंकि इसे अपनाया है, लेकिन प्रधानमंत्री, मंत्रीगण इसके लिए नहीं, ये है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, इनके चुनाव के लिए एक तीसरे और जटिल विकल्प के रूप में ये जो समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली है इसको अपनाया गया। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में
जनता का यहाँ पे कोई भागीदार नहीं होता है, बल्कि जनता ने जो प्रतिनिधि चुने हैं वो उनको जाके चुनते हैं। ठीक है, तो ये है समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के दो प्रकार, और ये प्रणाली होती क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो इंस्टाग्राम की आईडी ये है, आप हमें मैसेज कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक आ जाता है, देखो इसे हम कह सकते हैं एक तो चुनाव आयोग या फिर स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। इस संबंध में देखो दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो हमें इसकी संरचना बतानी होगी। अब इस संरचना में ना इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना, मुख्य चुनाव आयुक्त, इसकी आपको संरचना बतानी हो सकती है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो सभी को समझेंगे, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की संरचना और चुनाव आयोग के कार्य, दोनों मतलब एक में संरचना है और एक में कार्य, नाम दोनों का एक ही है, चाहे आप चुनाव आयोग कह लो चाहे स्वतंत्र निर्वाचन आयोग कह लो, दोनों एक ही है। तो संरचना की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो जब भारत स्वतंत्र हुआ था, कब, 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को 1947 में। ठीक है, तो यहां पर यह देखा गया कि चुनाव करवाने चाहिए, तो चुनाव के संबंध में 25 जनवरी 1950 को एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की यहाँ पे स्थापना की गई। कब? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, सबसे पहले तो देखो इसकी हम संरचना की अगर बात करें तो पहले तो ये 1950 में जब गठित हुआ तब से लेके 1989 तक इसमें केवल एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, यानी कि ये केवल एक सदस्यीय निर्वाचन निकाय थे, यानी कि एक सदस्य के आधार पर ये पूरा का पूरा चुनाव आयोग चलता था। लेकिन फिर ये 89 से 90 केवल एक साल के लिए ये 3 सदस्यीय निकाय बना, और उसके बाद 1990 से 1993 यानी कि 3 साल के लिए फिर से ये 3 सदस्यीय निकाय बन गया। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे दिक्कत है। देखो यहाँ से 1990 से 93 तक ये फिर से एकल सदस्य निकाय बना, यानी कि केवल मुख्य एक ही निर्वाचन आयुक्त मुख्य आयुक्त होता था। लेकिन फिर 1 अक्टूबर यानी कि 1993 के बाद और वर्तमान तक ये जो निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय बन चुका है, जिसमें क्या होते हैं कि एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त जो इसकी मदद करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है इसके संरचना की हम बात कर लें तो 1950 तक, 1950 से 89 तक ये क्या होता है, एकल सदस्य जिसमें केवल और केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। फिर 1989 से 90 तक इस एक साल के लिए ये 3 सदस्य निकाय बन गया था, जिसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे और 2 अन्य आयुक्त हुआ करते थे। फिर 90 से 93 के लिए ये फिर से एकल सदस्य बन गया, यानी कि एक ही निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था। और फिर 93 से ये वर्तमान तक 3 सदस्य निकाय बन चुका है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। अभी मैं समझाऊंगा ये एक सदस्य 3 सदस्य इसका मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव के उसके संरचना के बारे में बताओ। तो देखो एक होता है इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और एक और 2 होते हैं इसमें अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, जब हम 3 सदस्यीय निकाय की बात करते हैं, 3 सदस्यीय निकाय में एक तो ये हो जाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 हो जाते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। जब हम एकल सदस्य की बात करते हैं तो ये अन्य चुनाव आयुक्त इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर हम बात कर लें या फिर अन्य चुनाव आयुक्त की बात कर लें तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए होता है और तब तक जब तक ये 65 वर्ष की आयु के ना हो जाए। अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनका भी कार्यकाल होता है 6 वर्ष का ही है, लेकिन इनकी जो रिटायरमेंट की आयु है वो 62 वर्ष की होती है, इससे पहले ये रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, चुनाव आयुक्त का जो सम्मान है, जो वेतन है, जो हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनके बराबर होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो न्याय की यहाँ पे बात आती है, और मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर पूरे देश में जो चुनाव है वो कैसे सही रूप से करवाना है इसकी बात आ जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर उसके इस 65 वर्ष की आयु के पहले अगर हटाना है तो उस पर महाभियोग लगाना पड़ता है। ठीक है, और ये महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे चुनाव आयोग के जो संरचना है वो कैसी थी? तो 25 जनवरी 1950 को इससे स्थापना हुई। पहले ये एकल सदस्यीय था, फिर 3 सदस्यीय बना, फिर एकल सदस्यीय हुआ, फिर 3 सदस्यीय हुआ। एकल सदस्य का मतलब है कि केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, और 3 सदस्य का मतलब है मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं वो होंगे। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का काल 6 वर्ष का होता है, इनकी 65 वर्ष तक रह सकता है। अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो भी 6 वर्ष का होता है, लेकिन 62 वर्ष तक ये रह सकते हैं। चुनाव आयुक्त का मान सम्मान वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा से हटाया जा सकता है।
अब समझिए यहाँ पे जो चुनाव आयोग है इसके कार्यों के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा और एक अहम कार्य होता है कि भारत में स्वतंत्र रूप से और बिना किसी पक्ष के यानी कि निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। ये एक स्वतंत्र संस्था है जो भारत में सभी प्रकार के चुनावों को यहाँ पे चुनाव कराने का इसके पास अधिकार होता है। ये निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा इन सभी के चुनावों को कंडक्ट करवाते हैं, उनके पर्यवेक्षण करते हैं, निर्देशन करते हैं और उनका आयोजन करने का मुख्य कार्य इसी के पास होता है। यानी कि प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सभी के चुनाव में निर्वाचन आयोग का अहम योगदान होता है। निर्वाचन आयोग जो है वो निर्वाचक नामावली अर्थात जो मतदाता हैं, उम्मीदवार हैं, उनके नाम को तैयार करते हैं और देखते हैं कि कहीं किसी का नाम गलती से छूट ना जाए। राजनीतिक दलों का पंजीकरण यानी कि जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे उसका पंजीकरण करते हैं और उन्हें एक मान्यता प्रदान करते हैं कि हाँ भाई आप चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करते हैं, राज्य स्तर पर वर्गीकरण करते हैं यानी कि कौन सी पार्टी जो है एक केंद्रीय स्तर पर और कौन सी पार्टी राज्य स्तर पर चुनाव लड़ सकती है और उसको वर्गीकरण करके उसे मान्यता देते हैं। साथ ही साथ ये दल और निर्दलों को यानी कि सिंपल सी बात है जितने भी दल होते हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उन सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित करती हैं और चुनाव चिन्ह आवंटित करने के दौरान कोई भी वाद विवाद होता है तो उन सभी वाद विवादों को यही सुलझाती भी है। ठीक है। यदि ये देखा जाए कि गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करके कोई व्यक्ति जो है उसने सीट ले ली है या फिर वो फौजदारी का व्यक्ति है, उसपे मुकदमे चल रहे हैं, उसने सीट ले ली है गलत तरीके से, तो एक तो पहले क्या करेंगे उसके पार्टी को क्या करेंगे निष्कासित कर देंगे, उम्मीदवारी रद्द कर देंगे और उसके पास ये भी अधिकार है कि उसे चाहे तो इसके लिए कारावास में भी डाल सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है, एक भ्रष्टाचार प्रक्रिया के अंतर्गत। तो चुनाव आयोग के ये कार्य है। स्थापना 25 जनवरी 1950 सभी प्रकार के चुनाव कराती है, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभा कुछ भी हो। राजनीतिक दलों को पंजीकरण करती है, मान्यता देती है, मतदाता सूची तैयार करती है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राज्य स्तर पर वर्गीकरण करती है, उन्हें मान्यता देती है, चुनाव चिन्ह आवंटित करती है, उनके बीच में होने वाले विवादों को सुलझाती है। कोई व्यक्ति यदि गलत तरीके से चुनाव चिन्ह ले चुका है या पार्टी की मान्यता ले चुका है तो उसे अयोग्य साबित करके पार्टी से निष्कासित कर देती है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और यहाँ पे आती हैं। देखो ये है परिसीमन आयोग अधिनियम। बेसिकली देखो ये 1952 के बाद मुझे याद नहीं आ रहा वैसे अभी तक 3 से 4 बार और लाया गया है। ठीक है, ये हर टाइम पे बदलता रहता है, हर 10 से 15 साल में। तो हम यहाँ पे 1952 के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। तो 1952 के अकॉर्डिंग ये जो परिसीमन आयोग अधिनियम था, इससे क्या था कि चुनाव आयोग जो है वो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करते हैं और उसी आधार पे फिर चुनाव करवाते हैं। तो क्या है ये परिसीमन आयोग अधिनियम? 1952 के अनुसार चुनाव क्षेत्रों का परिसीमांकन करते हैं और फिर उस पर चुनाव करवाते हैं। फिर यहाँ पे आ जाती है आचार संहिता लागू करवाना। अब ये आचार संहिता का यहाँ पे मतलब क्या है? आचार संहिता का मतलब ये है कि जिस दिन चुनाव की तिथि की घोषणा हुई है, चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होते ही यह मतदान के परिणाम तक समाप्त हो जाता है। मान लेते हैं कि आज डेट है 10 अक्टूबर, इस दिन चुनाव की डेट घोषित कर दी गई है कि 20 अक्टूबर को यहाँ पे जो है वो चालू होंगे चुनाव। ठीक है, यानी कि मतदान होंगे और 22 या 25 अक्टूबर तक जो है वो आपके परिणाम आ चुके होंगे। तो ये 10 से लेकर 25 के बीच में 10 से लेकर 25 के बीच में ये जो आचार संहिता होती है वो यहाँ पे हो जाती है लागू। अब इस दौरान क्या होता है बेसिकली, यदि कोई व्यक्ति जो अभी मैं यहाँ पे कुछ कानून बताने वाला हूँ वो उनका पालन नहीं करता है तो उसकी पार्टी की सबसे पहले सदस्यता खारिज कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इवन उस पूरी ही पार्टी को समाप्त करके उसे जेल में भी डाल सकते हैं। इस दौरान सरकार जो है वो लोगों को लुभावना घोषणाएं नहीं कर सकती है। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। राजनीतिक दल या उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म, क्षेत्र इससे संबंधित मुद्दे को नहीं उठा सकती है। चुनाव के दौरान धन हो गया, बल हो गया, इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो जब से ये चुनाव आचार संहिता लागू होती है, वैसे कई व्यक्ति पता है क्या कहते हैं कि मतदान होने के ठीक 48 घंटे पहले। तो बेसिकली देखो इसकी जो प्रक्रिया होती है
वो उसी दिन से चालू हो जाती है जब से चुनाव की तिथि की घोषणा होती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। और हाँ, आचार संहिता क्या होती है, इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप करोगे तो पार्टी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और आपको कारावास भी हो सकता है, सिंपल है। तो देख लिया आपने क्या क्या है चुनाव आयोग की यहाँ पे संरचना कैसी है। ठीक है, एकल सदस्य पहले तो इसके निर्माण कब होता है, 25 जनवरी 1950 को। पहले एकल सदस्य होता है, फिर 3 सदस्य बनता है, फिर एकल सदस्य हो जाता है, फिर 3 सदस्य हो जाता है। एकल सदस्य का मतलब क्या है, केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और जो 3 सक्रिय है मतलब क्या है 3 सदस्यीय का, इसका मतलब है 2 अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त भी होंगे। इनके चुनाव राष्ट्रपति करता है और जो भी चीज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं और इन कार्यों के संबंध में परिसीमन आयोग आचार संहिता क्या होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इस संबंध में अभी तक कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, ये आईडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब यहाँ पे एक टॉपिक और बच जाता है हमारा, एक सेकंड, टॉपिक और बचता है क्या, नहीं, हाँ कंप्लीट हो गया यहाँ पे। देखो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर जो 3 है चुनाव तथा प्रतिनिधित्व, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझाया गया, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इस तरीके का कंटेंट बनाने में मेरा सबसे मेन मोटिव यही है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जा सके, ठीक है ना। और मैं आशा करता हूँ कि ये मेरी मेहनत जरूर कामयाब होगी और आप सभी को समझ में भी आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यदि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि हमें समझ में आ सके कि आपको जो मैंने समझाया है वो अच्छे से समझ में आया है। कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो हम आपके लिए उपलब्ध है, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट का जवाब दे दिया जाएगा जैसे टाइम मिलेगा। और आपने हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आते रहते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।